जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो राफेल विमान को लेकर आ रही है। 5 राफेल विमान आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है, लेकिन अब राफेल लड़ाकू विमानों का दूसरा खेप जल्दी भारत आ रहा है। वायुसेना के अधिकारियों की माने तो 5 नवंबर को 3 राफेल लड़ाकू विमान हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता अप्रैल 2021 तक और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन बेड़े में तब तक 16 राफेल विमान शामिल हो जाएंगे। वायुसेना के अधिकारियों के अनुसार 3 राफेल लड़ाकू विमानों का अगला जत्था 5 नवंबर को बोर्डो मेडिकनेक एयरबेस से सीधे अंबाला पहुंचेगा। इस दौरान कहीं भी इन विमानों का पड़ाव नहीं आएगा, क्योंकि ये हवा से हवा में ईंधन भरने की ताकत रखते हैं। बता दें कि फ्रांस में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट प्रशिक्षण के लिए पहले से ही 7 राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो दिवाली तोहफे को लेकर आ रही है, जो सऊदी अरब ने भारत को दिया है। पीओके के कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया है। उन्होंने एक तस्वीर भी ट्वीट की और जिसमें कैप्शन दिया गया था कि भारत के लिए सऊदी अरब का दिवाली गिफ्ट, पाकिस्तान के नक्शे से गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर गायब है। रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब ने 21 और 22 नवंबर को G20 शिखर सम्मेलन आयोजन की अपनी अध्यक्षता की एक 20 रियाल का बैंक नोट जारी किया। बताया जा रहा है कि इस बैंक नोट पर विश्व मानचित्र में गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में नहीं दिखाया गया है। इसमें सामने की तरफ किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज का फोटो लगा हुआ है और एक स्लोगन है। दूसरे हिस्से में मैप में G20 को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। इसमें पीओके के अलावा गिलगिट और बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब का कदम पाकिस्तान को अपमानित करने के प्रयासों से कम नहीं है। विदेश मंत्रालय ने सितंबर में कहा था कि उन्होंने 15 नवंबर को होने वाले गिलगिट बाल्टिस्तान विधानसभा के चुनावों के बारे में रिपोर्ट देखी है और इसमें कड़ी आपत्ति जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को कड़ा विरोध जताया और दोहराया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख और गिलगिट और बाल्टिस्तान सहित भारत का अभिन्न हिस्सा है, यानी कि सऊदी अरब ने भारत को एक बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। दूसरे पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे नेपाल की 3 दिवसीय सरकारी यात्रा पर 4 नवंबर को काठमांडू पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वे नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली से मुलाकात करेंगे। वर्तमान में PM ओली के पास ही रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है, क्योंकि अभी हाल ही में जब रॉ चीफ ने वहां की यात्रा की, उससे पहले ही नेपाल ने अपने रक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। तब से ये जो अतिरिक्त प्रभार है वो नेपाल के प्रधानमंत्री के कंधों पर ही है। नेपाली सेना ने बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच मित्रता की परंपरा को जारी रखते हुए जनरल नरवणे को काठमांडू में राष्ट्रपति भवन में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी नेपाली सेना के जनरल का मानद पद प्रदान करेंगी। और ये परंपरा आपको बता दें कि 1950 में शुरू हुई थी, जो दोनों सेनाओं के बीच में मजबूत संबंध का प्रतीक है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो F-18 लड़ाकू विमान को लेकर आ रही है। भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता हुई और बीते दिनों में दोनों देश काफी करीब आए हैं। साथ ही अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाह रहा है और इसी के मद्देनजर अमेरिका ने भारतीय नौसेना को अपने विमान वाहक के लिए लड़ाकू जेट की आवश्यकताओं के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। भारतीय नौसेना ने कुछ साल पहले अपने INS विक्रमादित्य और निर्माणाधीन स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर सहित अपने विमान वाहक से संचालन के लिए करीबन 57 नौसेना लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण में रुचि व्यक्त की थी। सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने अपने नौसेना लड़ाकू विमानों F-18 को 2+2 बैठक के दौरान भी उठाया है। अमेरिकी सरकार ने अपने F-18 को मानव रहित विमान सी गार्जियन के साथ भारतीय नौसेना के लिए कई अन्य प्रणालियों के साथ भारतीय सशस्त्र बलों को हाल के दिनों में बेचने की पेशकश भी की है। फिलहाल भारतीय नौसेना अपनी वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए F-18 और राफेल विमानों का आकलन कर रही है। दरअसल भारतीय नौसेना राफेल और F-18 दोनों के बारे में विचार कर रहा है, जो कि भारत के INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से उड़ान भरेंगे। ऐसे में वैसे तो मेरा तो ये मानना है कि भारत को राफेल का जो नेवल वर्जन है वही खरीदना चाहिए और हो सकता है तो थोड़े बहुत कुछ मात्रा में, यानी करीबन एक स्क्वाड्रन के आसपास हम F-18 भी देख सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास एक मिक्सअप रहेगा दोनों देशों के विमानों का। अगली खबर की बात करते हैं तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। देश की सुरक्षा संभालने के अंदाज से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काफी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने शीर्ष सैन्य कमांडरों को संबोधित करते हुए सेना की तारीफ की। 4 दिवसीय सम्मेलन में शीर्ष सैन्य कमांडर चीन के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की युद्धक तैयारियों के साथ ही जम्मू कश्मीर में स्थिति की व्यापक समीक्षा कर रहे हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों की भुजाओं को मजबूती देने के लिए सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। साथ ही राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि सुधारों के मार्ग पर आगे बढ़ रही सेना को हर सुविधा देने और सभी क्षेत्रों में बढ़त हासिल करने में मदद के रक्षा मंत्रालय प्रतिबद्ध है। आगे राजनाथ सिंह ने बताया कि चाहे आतंकवाद की समस्या हो, उग्रवाद हो या बाहरी आक्रमण, सेना ने उन खतरों को नाकाम करने के लिए हमेशा से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अगली खबर की बात करते हैं, वो कैरिकल को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के लिए 93,895 क्लोज क्वार्टर कार्बाइन यानी कि CQB के सौदे के लिए संयुक्त अरब अमीरात की हथियार निर्माता कंपनी कैरिकल को सिलेक्ट किया गया था और यूएई की इंडस्ट्री इसे एक बेंचमार्क की तरह देख रही है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कैरिकल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलेम अलमेरी ने कहा कि एक बार हमें अगर पहला अनुबंध मिल जाता है तो हमारी समूह की बहुत सारी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करेंगी और हमें विश्वास है कि हम भारत में इन्वेस्ट करेंगे, साथ ही रोजगार के अवसर भी हम उपलब्ध कराएंगे। हालांकि 2 साल पहले जब कैरिकल को शॉर्टलिस्ट किया गया था तो अंतिम सौदे में देरी हो गई थी और हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इस सौदे को रद्द करने और खरीद के लिए घरेलू मार्ग लेने के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया था, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अलमेरी ने कहा कि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ रद्द करने या फिर रद्द होने का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में कैरिकल ने बहुत सारे आपूर्तिकर्ताओं और प्रौद्योगिकी साझेदारों को विकसित किया है और स्वदेशीकरण की शुरुआत का बिंदु 60% होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कैरिकल सुविधा स्थापित करने के लिए पहले ही 4 स्थानों की पहचान भी कर चुकी है और स्थानीय साझेदारों को तुरंत उत्पादन शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए पहचान भी कर ली गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि CAR 816 के 20% कंपोनेंट्स मेड इन इंडिया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC के द्वारा जनवरी 2018 में 72,400 असॉल्ट राइफल्स और 93,895 कार्बाइन के सौदे को फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट रूट के माध्यम से संसाधित करने की मंजूरी दी गई थी, जबकि 6 और SIG 716 असॉल्ट राइफल सेना को दे दी गई हैं, जबकि CQB डील के लिए कैरिकल को चुना गया था। अगली खबर की बात करते हैं तो वो निसार को लेकर आ रही है, जिसके बारे में मैंने आपको एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। दरअसल भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं और अब 2022 तक निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। दोनों पक्षों ने भारत अमेरिका अंतरिक्ष वार्ता जारी रखने के इरादे के साथ साथ संभावित अंतरिक्ष रक्षा सहयोग के क्षेत्रों पर भी चर्चा की है। 2+2 वार्ता के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री S जयशंकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री T Esper और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने संयुक्त बयान जारी किया और भारत के इसरो और नासा के बीच चल रही साझेदारी की सराहना की। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।